अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स इज डेवलप्ड बाय एलन एल्ब्रेचट ऑफ आईबीएम, was first published in 1979. In 1984, the International Function Point Users Group was set up to clarify the rules, set standards, and promote their use in evolution. Function point matrices provide a standardized method for measuring the various functions of a software application। यानी कि जो हम फंक्शन पॉइंट मैट्रिसेस हैं, इनको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? अपने प्रोजेक्ट के या अपने एप्लीकेशंस के जो हम डेवलप कर रहे होते हैं उनके वेरियस फंक्शंस को मेजर करने के लिए। फंक्शन पॉइंट मैट्रिसेस measure functionality from the user point of view, that is on the basis of what the user requests and receive in return। यानी कि हम यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मेजर करते हैं कि यूजर किस तरह से इनपुट देता है सिस्टम को, सिस्टम फिर क्या रिस्पांस देता है और यूजर फिर क्या उस रिस्पांस को कैसे रिसीव करता है। अल्ब्रेचट इनिशियल डेफिनेशन जो है वो ये कहता है कि दिस गिव्स अ डायमेंशनलेस नंबर डिफाइंड इन फंक्शन पॉइंट व्हिच वी हैव फाउंड टू बी एन इफेक्टिव रिलेटिव measures of function value delivered to our customer। कि हम कैसे बता सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की जो है वो नौयत क्या है। अब फंक्शन पॉइंट को मेजर करने का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है जी? फंक्शन पॉइंट एनालिसिस मेजर सॉफ्टवेयर बाय क्वांटिफाइंग द फंक्शनैलिटी द सॉफ्टवेयर प्रोवाइड टू द यूजर बेस्ड primarily on logical design। With this in mind, the objective of function point analysis are to measure functionality that the user requests and receive, measure software development and maintenance independently of technology used for implementation। ठीक है, इससे हमें जब ये पता चलता है ना कि यूजर ने क्या रिक्वेस्ट की है, सिस्टम ने क्या रिस्पॉन्सेज जनरेट किए हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि दरमियान में इन दोनों की कम्युनिकेशन में क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसके ये किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो उससे हमें हमें हमारे प्रोजेक्ट की क्लियरिटी भी हो जाती है। इन एडिशन टू मीटिंग द अबव ऑब्जेक्टिव्स, द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग फंक्शन पॉइंट शुड बी, क्या होना चाहिए? सिंपल इनफ टू मिनिमाइज द ओवरहेड ऑफ द मेजरमेंट प्रोसेस। ये आपके उस सारे के सारे कॉस्ट मेजरमेंट के प्रोसेस को आसान बनाता है। अ कंसिस्टेंट मेजर अमंग वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये काफ़ी सारी जगहों पे जो है इस मेथड को आजकल यूज़ किया जा रहा है। इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशंस कैन अप्लाई फंक्शन पॉइंट एनालिसिस एज, क्यों अप्लाई करते हैं? अ टूल टू डिटरमिन द साइज ऑफ परचेज्ड एप्लीकेशन पैकेज बाय काउंटिंग ऑल द फंक्शंस इंक्लूडेड इन द पैकेज। कि इससे ऑर्गेनाइजेशन को ये अंदाजा हो जाता है कि उन्होंने किस नौयत की एप्लीकेशन को परचेज करना है, उसके क्या फीचर्स होंगे, क्या फंक्शंस होंगे। A tool to help user determine the benefits of an application package to their organization। तो जो इसको इस्तेमाल करने वाले होते हैं उनको भी पता चल जाता है कि इस एप्लीकेशन को बनाने के बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। और वो अंदाजा कैसे होगा? बाय काउंटिंग फंक्शंस दैट स्पेसिफिकली मैच देयर रिक्वायरमेंट। कि वो जो फंक्शंस वो परफॉर्म करेगी वो एप्लीकेशन बनने के बाद, क्या वो उनकी रिक्वायरमेंट को भी मीट करते हैं या नहीं करते। उसके बाद a tool to measure the units of software product to support quality and productivity analysis, a vehicle to estimate cost and resources required for software development and maintenance। उसमें नॉर्मलाइजेशन फैक्टर फॉर सॉफ्टवेयर कंपैरिजन। तो आपको वो फैक्टर मिल जाता है जिससे आप उस एप्लीकेशन को डिफरेंट एप्लीकेशंस के साथ कंपेयर करवा सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन कैलकुलेटिंग फंक्शन पॉइंट इज आइडेंटिफाई द काउंटिंग बाउंड्री। काउंटिंग बाउंड्री क्या होती है जी? द बॉर्डर बिटवीन द एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट बीइंग मेजर्ड एंड एक्सटर्नल एप्लीकेशंस और द यूजर डोमेन। कि आपका वो आपके प्रोजेक्ट की जो रेंज है वो उसकी बाउंड्री है जिससे पता चलता है कि कौन सी फंक्शनलिटीज इस एप्लीकेशन के अंदर परफॉर्म होंगी, कौन से इसके जो फंक्शंस हैं वो आउटसाइड द जो एप्लीकेशन है, बाकी जो रिसोर्सेज हैं उनकी मदद से क्या क्या जो है इनपुट इस एप्लीकेशन को मिलेगी। अ बाउंड्री एस्टैब्लिश विच फंक्शंस आर इंक्लूडेड इन द फंक्शन पॉइंट काउंट। तो उसका भी अंदाजा हम फंक्शन पॉइंट काउंट के जरिए लगा लेते हैं।
अब एक इस कंपोनेंट को देखिएगा कि ये हमारे पास यूजर है, ठीक है। यूजर कुछ इनपुट्स दे रहे हैं और उसको कुछ आउटपुट्स मिल रही हैं, ठीक है। और ये हमारे पास ILF है, ठीक है। ये ILF हमारे पास इंटरफेस, हमारे पास क्या है, ILF। ILF स्टैंड फॉर इंटरनल लॉजिकल फाइल, ठीक है। और EIF इंटरनल एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल, ठीक है। तो ये हमारे पास ILF है और ये हमारे पास EIF। EIF वो होती है जो हमारे पास अदर एप्लीकेशन से हम इनपुट्स लेते हैं, ठीक है। अदर एप्लीकेशन से अगर इस सिस्टम को चलने के लिए कोई इनपुट रिक्वायर्ड है तो उसे हम क्या बोलेंगे, EIF। और इस सिस्टम के अपने जो फीचर्स हैं वो हमारे पास क्या है, ILF, ठीक है। और ये यूजर की क्या है, इंक्वायरीज हैं कि यूजर कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो ले दे सकता है अपनी एप्लीकेशन के साथ। और ये आपको पता है कि ये हमारे पास सिस्टम की जो है एक बाउंड्री आ जाएगी, ठीक है। तो इस बाउंड्री के साथ, इस एप्लीकेशन के साथ जो भी यूजर इंटरेक्ट करेगा वो ऑब्वियसली जो इनपुट देगा उसको कोई आउटपुट मिलेगी। और या तो वो सिस्टम खुद से कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा होगा या फिर आउटसाइड द सिस्टम किसी दूसरी एप्लीकेशन से वो सर्विसेज ले रहा होगा। The next step is determine the unadjusted function point. अब हमें काउंट करना है unadjusted function point, ठीक है। UFP reflects the specific countable functionality provided to the user by the project or application। कि ये एप्लीकेशन जो है ये किस तरह से यूजर को फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके दे रही है, उस चीज की मेजरमेंट को आप UFP भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, दिस कैलकुलेशन बिगिंस विद द काउंटिंग ऑफ द 5 फंक्शन टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन। कौन कौन सी हैं जनाब, 2 डाटा फंक्शन टाइप्स होती हैं और 3 आपकी जो होंगी वो ट्रांजेक्शनल फंक्शन टाइप्स होंगी, ठीक है। यानी 2 डाटा से रिलेटेड है और 3 आपकी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये 5 फंक्शन टाइप जो हैं वो मिल के क्या करती हैं, हमें हेल्प करती हैं अपने प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन करने में। अब इन 5 चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। पहली जो 2 चीजें मैंने आपको बताई कि वो डाटा से लिंक करती हैं, तो इंटरनल लॉजिकल फाइल, ठीक है। तो इंटरनल लॉजिकल फाइल क्या होती है, अ यूजर आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। इंटरनल लॉजिकल फाइल जो आपकी विद इन आपकी उस एप्लीकेशन की बाउंड्री के अंदर जो आपको फाइल्स अवेलेबल होंगी, लॉजिकल फाइल, उनको हम इंटरनल लॉजिकल फाइल्स बोलेंगे। और एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल कौन सी है, अ यूजर और आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डाटा कंट्रोल इंफॉर्मेशन रेफरेंस बाय द एप्लीकेशन, यानी किसी दूसरी जगह से दी जा रही है, ठीक है। उस एप्लीकेशन के अंदर वो फाइल मौजूद नहीं थी बल्कि वो किसी दूसरी एप्लीकेशन से जो है इंटरलिंक्ड है, बट मेंटेन्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अनदर एप्लीकेशन। इस्तेमाल यहाँ हो रही है लेकिन उसको मेंटेन किसी दूसरी एप्लीकेशन के अंदर किया जा रहा है। दिस मीन्स दैट EIF counted for an application must be an ILF in other application। यानी कि अगर कोई EIF एक एप्लीकेशन में परफॉर्म हो रहा है तो वो किसी दूसरी एप्लीकेशन के अंदर ILF भी है, ठीक है। अगर मैं आपको दोबारा वापस डायग्राम से समझा देता हूँ कि ये जो EIF है ये एक्चुअल में यहाँ पे अगर इस्तेमाल हो रही है तो इसको EIF बोला जा रहा है। और अगर ये किसी और सिस्टम के अंदर होती, ठीक है, तो हम इसी को ही क्या बोलते, इंटरनल लॉजिकल फाइल बोलते। अब ये इंटरनल लॉजिकल फाइल की बजाय अब ये इस यहाँ इस्तेमाल हो रही है, इसलिए हमने इसको एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल का नाम दिया है, ठीक है। तो दोनों का फर्क समझ आ गया, ILF का और EIF का। अब तीसरी जो चीज है वो है एक्सटर्नल इनपुट, जो यूजर की तरफ से दी जाएगी उसको हम एक्सटर्नल इनपुट बोलते हैं, ठीक है। एंड EI प्रोसेसेस डाटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड द एप्लीकेशन, जो सिस्टम के बाहर से सिस्टम को अगर कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल इनपुट बोलेंगे, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट एलिमेंट्री प्रोसेस किसको बोलेंगे, एलिमेंट्री प्रोसेस जो है क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एक्टिविटी दैट इज मीनिंगफुल टू द एंड यूजर इन द बिजनेस, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद एक्सटर्नल आउटपुट ऑब्वियसली, एंड EO इज एन एलिमेंट्री प्रोसेस दैट जनरेट डाटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन सेंट आउटसाइड द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन से बाहर आएगी ऑब्वियसली वो आउटपुट होगी और जो सिस्टम के अंदर जाएगी वो क्या होगी, इनपुट होगी, ठीक है। उसको हमने क्या बोला, एक्सटर्नल इनपुट EI। और ये हमारे पास है EO। अच्छा, अब उसके बाद एक एक्सटर्नल इंक्वायरी है जिसको EQ बोला जाता है। इंक्वायरी का मतलब कोई इंफॉर्मेशन आप
गेट करना चाह रहे हैं। एन ई क्यू एन इज एन एलिमेंट्री प्रोसेस मेड अप फॉर एन इनपुट आउटपुट कम्बिनेशन दैट रिजल्ट इन डाटा रिट्रीवल। ठीक है, तो आपने कोई इनपुट दी और वो इनपुट वापस आपके पास आउटपुट में आई, तो इट मीन्स कि आपकी एक इंक्वायरी कंप्लीट हुई। ठीक है, आपका वो डाटा रिट्रीव हो गया। तो ये हमारे पास कितनी टर्म होगी, 5 टर्म होगी, आई एल एफ, ई आई एफ, ई आई, ई ओ एंड ई क्यू। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि ये जो 5 फंक्शन पॉइंट्स हैं, जो फंक्शन टाइप्स मैंने बताई हैं, आर द रैंक अकॉर्डिंग टू देयर कम्प्लेक्सिटी। इनको हम रैंक करते हैं इनकी कम्प्लेक्सिटी के हवाले से, एक लो, एक एवरेज, एक हाई है। यूजिंग द सेट ऑफ प्रेस्क्रिप्टिव स्टैंडर्ड्स, organizations that use FP method develop a criteria for determining whether a particular entry is low, average or high। कि अगर आपने कोई इनपुट पास करनी है तो उसका जो है स्टैंडर्ड क्या होगा, वो लो होगी, एवरेज होगी या हाई होगी। इसी तरह आउटपुट को भी डिटरमिन किया जाता है, इनपुट को भी डिटरमिन किया जाता है। ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ईओ, ईक्यू, ईआई, आईएलएफ और ईआईएफ, इन सब को डिटरमिन करती है वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने उस सिस्टम को डेवलप करना होता है, कि आखिर जो है आया क्या, इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो लो है, एवरेज है या हाई है। Nonetheless, the determination of complexity is somewhat subjective। ठीक है, और ये सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। After classifying each of the 5 function types, the UFP is computed using predefined weights for each function type। तो फिर हम इनको कुछ weights असाइन करेंगे। ठीक है, वो जो मैंने अभी बात की है आपके पास, आपको लो, एवरेज और हाई की, इसको सामने रखते हुए हमने इनको कुछ वेट्स दे दिए, जिस तरह हमने कोकोमो 1 कोकोमो 2 के अंदर किया है। ठीक है, तो ये एक इसका पैरामीटर है कि अगर आई एल एफ फॉर एग्जाम्पल 5 है, ठीक है, और वो लो है, तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और यहाँ पर उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और अगर ई आई एल एफ हमारे पास एवरेज है, ठीक है, 5, तो हम उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो भी हमारे पास आ जाएंगे 35। अगर हमारे पास ई आई एस हमारे पास हाई है और वो है 4, ठीक है, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 24 वैल्यूज। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास इनकी वैल्यूज को हमें क्या करना है, काउंट करना है। जब हमारे पास लो कितनी आई है, आई एल एफ, एवरेज आई एल एफ कितनी है, हाई एल एफ कितनी है, तो इन सारों का हम सम करके हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। ठीक है, जब हमारे पास ये यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी, तो फिर हम इन सारों को टोटल करके ये वैल्यू फिल करेंगे, ये वाली। तो हम उसको बोलेंगे क्या, कि ये हमारे पास टोटल अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट काउंट आ गया हमारे पास, जिसकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि यूएफपी। यूएफपी काउंट करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले फंक्शन पॉइंट आइडेंटिफाई किए जाएंगे। फंक्शन पॉइंट आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी फंक्शनल कम्प्लेक्सिटी को डिफाइन किया जाएगा कि वो लो है, एवरेज है या हाई है। देन फिर हम उनको क्या करेंगे, कुछ प्री डिफाइंड फैक्टर्स हम असाइन करेंगे। ठीक है, और वो बाय डिफॉल्ट पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन में सेट किए हुए होते हैं। तो उनके साथ हम फंक्शनल कम्प्लेक्सिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद हम अपने कम्प्लेक्सिटी टोटल फाइंड करेंगे। कम्प्लेक्सिटी टोटल के बाद फंक्शन फंक्शन टाइप टोटल फाइंड किया जाएगा। जब फंक्शन टाइप टोटल आपके पास ये फाइंड हो जाएंगे इन पांचों के, देन आप यू एफ पी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, the last step involved assessing the environment and processing complexity of the project or application as a whole। In this step, the impact of 14 general सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कि अब आपको आपके सिस्टम की इनपुट और आउट और आपकी इंक्वायरीज और आपकी जो है एक्सटर्नल आपकी जो लॉजिकल इंटरफेसेस हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन जब आपके पास आ जाती है, यानी यूएफपी फाइंड हो जाता है, देन हम फाइंड करते हैं कि किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट की कम्प्लेक्सिटी को आइडेंटिफाई करें। तो कम्प्लेक्सिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 14 जनरल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स का जो है वो ओवरव्यू लेना पड़ेगा, जिसमें हम क्या करेंगे कि हम उनको कुछ स्केल्स असाइन करेंगे 0 to 5। ठीक है, 0 to 5 स्केल किस तरह से असाइन किए जाएंगे, कि ये हमारे पास 0 to 5 कुछ स्केल्स हैं। 0 का मतलब नॉन इन्फ्लुएंस, 1 का मतलब आइडेंटिकल, ठीक है, इंसिडेंटल, और नंबर 2 जो होगा वो मॉडरेट है, 3 जो है एवरेज के लिए यूज किया जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट और 5 जो है एसेंशियल। यानी जिस नेचर की आपकी वो इनपुट होगी उसको हम जो है उसके अकॉर्डिंग जो है ये वैल्यूज असाइन करें।
और ये जो 14 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं वो ये हैं हमारे पास जनरल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी भी सिस्टम की खसूसियात। ये 14 खसूसियात होंगी। अगर तो उसके अंदर डाटा कम्युनिकेशन जो है वो आपकी मॉडरेट लेवल की है तो आप उसको 2 असाइन करेंगे। अगर वो आपके पास एवरेज है तो आप क्या करेंगे, उसको 3 असाइन करेंगे। यानी ये जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हमने सिस्टम के साथ रिलेट करना है। जिस टाइप की हमारी एप्लीकेशन होगी उस एप्लीकेशन को मद्देनजर रखते हुए हम उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर इस टेबल को फिल करेंगे। ठीक है, 0 to 5 वैल्यूज असाइन करें। वो कोई ऑनलाइन शॉपिंग है, वो कोई सिक्योरिटी का सिस्टम है, वो कोई यूनिवर्सिटी की एजुकेशन वेबसाइट है, वो कोई मोबाइल एप्लीकेशन है। यानी जिस तरह की नेचर होगी एप्लीकेशन की, उस एप्लीकेशन की नेचर को सामने रखते हुए कि कौन सी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ जो है वो सिग्निफिकेंट है, कौन सी चीज़ जो है वो एवरेज है, कौन सी चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो उन अपनी रिक्वायरमेंट को, अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए आप इसको डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस की वैल्यूज असाइन करेंगे 0 to 5। ठीक है, इनको असाइन करने के बाद फिर आप इन सब का टोटल करेंगे तो टोटल TDI निकल आएगा आपके पास। ठीक है, टोटल TDI निकालने के बाद आप क्या करेंगे, आप उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 के साथ और देन प्लस करेंगे 0.65। तो फिर आपके पास वैल्यू एडजस्टेड फैक्टर निकल आएगा VAF। ठीक है, VAF। अच्छा, जब आपके पास VAF निकल आया तो VAF की वैल्यू को आप लेंगे और UFP आप पहले काउंट कर चुके थे, कैसे, यहाँ पर। ठीक है, तो इस UFP और आपके पास VAF की वैल्यू को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फंक्शन पॉइंट की वैल्यू निकल आएगी। द कांस्टेंट वैल्यू इन द इक्वेशन एंड द वेटिंग फैक्टर्स आर डिटरमिन्ड एम्पिरिकली। तो आपको आपके सिस्टम की कंप्लीट कम्प्लेक्सिटी का अंदाजा हो चुका होगा। ठीक है, तो हमने फंक्शन पॉइंट जो है वो एस्टिमेट करना है। इसका लेक्चर जो है, इससे पहले जो हमारा इंट्रोडक्शन का लेक्चर था उसमें हम काफ़ी सारे इन पैरामीटर्स को डिस्कस कर चुके थे डिटेल में। तो ये उसकी एग्जांपल करवाने के लिए मैं ये आज का जो लेक्चर है ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फंक्शन पॉइंट प्रोसीजर एट अ ग्लैंस कि आपके पास आपके फंक्शन, आपने डाटा फंक्शंस पहले आइडेंटिफाई करने हैं, फिर आपने ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करनी है, फिर आपने इन दोनों की हेल्प से आपने जो है UFC काउंट करना है, अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना है। जब आपके पास ये आ जाएगा तो आप डिटरमिन कर चुकेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर को। और जब एडजस्टमेंट फैक्टर और ये UFP आपके पास आ जाएगा तो आपके पास एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट आप कैलकुलेट कर सकेंगे। और जब आपके पास एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट काउंट हो जाएगा देन इट मीन्स कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया, काउंट कर लिया अपनी एप्लीकेशन का बाउंड्री भी और उसका स्कोप भी। ठीक है, तो ये आपको फंक्शन पॉइंट जो है वो इस तरीके से आपकी हेल्प करते हैं। अब डिफरेंट जो है एवोल्यूशन किस तरह से आए फंक्शन पॉइंट के अंदर। पहले अल्बर्ट जो है 79 आया, फिर अल्बर्ट 83 आया, फिर गाइड 85 आया, फिर IFPUG 86 आया, 88 आया, 90 आया। तो डिफरेंट इसके वर्जन लॉन्च होते गए, इसके अंदर इनहेंसमेंट होती गई, मजीद चीजें इसके अंदर एड अप होती गई। ठीक है, द फर्स्ट 3 वर्जन एड्रेस द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन पॉइंट। ये जो पहले जो 3 बता रहा हूँ 79, 83 और 85, इनमें सिर्फ जो है एड्रेस किया गया स्ट्रक्चर फंक्शन पॉइंट का। द 3 IFPUG वर्जन, ये लास्ट वाले जो 3 है आपके पास 86 से लेके 90 तक, ये वो है जिनके अंदर जो है क्लैरिफाई किया गया रूल्स और गाइडलाइन। द अल्बर्ट 79 मॉडल हैड 4 फंक्शन टाइप्स। इसके अंदर 4 थे, जबकि अभी जो हमने डिस्कस किया है उसके अंदर हमने 5 फंक्शन पॉइंट्स का जिक्र किया है और हमने 14 जो है वो जनरल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र किया। ठीक है, उससे पुराना जो मॉडल था अल्बर्ट 79 उसमें ये 4 फंक्शन थे और आपकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी वो 10 थी। ठीक है, तो हम मॉडर्न को फॉलो कर रहे हैं, मॉडर्न में 5 फंक्शन टाइप्स हैं और उसके जो है जनरल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है VAF के लिए वो हम 14 यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पुराना मॉडल था अल्बर्ट 79। ठीक है, इसमें देखें आप सिर्फ फाइल्स की इंफॉर्मेशन देते थे, इनपुट्स की देते थे, आउटपुट्स की देते थे, रिक्वायरीज की देते थे, उनका वेट्स फाइंड करके फिर आप जो है इन 10 कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आ जाते थे। ठीक है, तो अब हम जो है फॉलो कर रहे हैं अल्बर्ट जो है 83, अल्बर्ट 83 मॉडल, जिसके अंदर फंक्शन पॉइंट 3 है और हमारे पास जो है 14 कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, ये थोड़ा सा एवोल्यूशन था। अब हम बात करते हैं जो इसके अंदर टर्म यूज की जा रही है। एक टर्म यूज की जा रही है DET। DET का मतलब है डाटा एलिमेंट्स। DET डाटा एलिमेंट।
Type is a unique user recognizable non-repeatable field. For example, an account number that is stored in multiple fields is counted as 1 DET. कि एक अकाउंट नंबर बार बार यूज हो रहा है, मुख्तलिफ जगहों पे इनपुट वही दी जा रही है, तो वो इनपुट जो है वो सेम है। ठीक है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि एक डाटा एलिमेंट टाइप बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद RET रिकॉर्ड एलिमेंट टाइप इज यूजर रिकॉग्नाइजेबल सब ग्रुप ऑफ डाटा एलिमेंट्स विद एन ILF और EIF। कि अब आपके पास जो EIF में और ILF के अंदर डिफरेंट तरह के रिकॉर्ड्स जो आपके यूज हो रहे हैं, उनको आप RET बोल सकते हैं। उसमें FTR का मतलब है फाइल टाइप रेफरेंस, कि जो आप जिस फाइल के साथ आप लिंक कर रहे हैं उसको आप FTR बोल सकते हैं। इंटरनल लॉजिकल फाइल are read or maintained by transactional function और एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल रीड बाय द ट्रांजैक्शन फंक्शन, यानी आपकी इंटरनल फाइल है या कोई एक्सटर्नल फाइल है, तो उस फाइल का रेफरेंस देने के लिए आप टर्म यूज करते हैं FTR। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ मैट्रिक्स हैं ILF के लिए और ELF के लिए, कि आप जो आपके पास वन, अगर आपके पास एक 1 RET है, ठीक है, 1 आपके पास जो है रिकॉर्ड एलिमेंट टाइप है, तो आप उसको जो है 1 to 19 DETs है। अगर आपके पास RET एक है और DET 1 to 19 है, तो आप उसको लो कह सकते हैं। ठीक है, और अगर RET की तादाद 2 से 5 तक है फिर भी वो लो ही रहेगा, और अगर वो 6 से ज़्यादा है तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि वो हमारे पास एवरेज कैटेगरी में। ठीक है, इस तरह 20 to 50 का अपना क्राइटेरिया और 51 से ज्यादा था अपना क्राइटेरिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद इस टेबल को आप स्किप कर दें, इन दोनों टेबल्स को कंफ्यूज करेंगे आपको। हम वापस आते हैं इसके ऊपर कि हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसमें हम EI का जिक्र करते हैं कि EI हमारे पास 24 है और वो एवरेज है। ठीक है, और एवरेज की अगर एवरेज का वेट 4 है। ठीक है, उसके बाद अगर हम 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 96 बन गया। ये मैं आपको किस टेबल की एग्जांपल करवा रहा हूँ, ये आपको ये इस टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, इस टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम फंक्शन पॉइंट, हम टोटल अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने एग्जांपल के ऊपर। EI जो है वो हमारे पास 24 है, तो अगर वेट 4 हो तो हमारे पास FP काउंट 96 निकल आएगा। अगर EOs हमारे पास 16 है तो हमारे पास वेट इसका 5 फिक्स्ड है, तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करना है आपने तो 80 आ जाएगा। एक्चुअल में आपको ये वैल्यूज चाहिए होती हैं, और ये वैल्यूज आपको जो है इन इनपुट के अंदर आपको बता दी जाएगी कि EI आपके पास इतने हैं, EO इतने हैं, EQ इतने, ILF इतने, IL ये इतने, और ये वेट्स भी आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इन वेट्स के साथ आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज टोटल निकालेंगे, और जब ये वैल्यूज आपके पास निकल आएंगी तो आपके पास UFP निकल आएगा। जब UFP निकल आया तो अब आपको 14 कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग सिस्टम को सामने रखते हुए आपने इनको डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस की वैल्यूज असाइन करनी है। वो साइन करने के बाद जब आपके पास टोटल TDI निकल आया तो टोटल DI निकालने के बाद आप VAF फाइंड करेंगे। VAF फाइंड करने के बाद आप VAF और जो आपके पास UFP निकला था, आप उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फंक्शन पॉइंट निकला। ठीक है, तो ये एक्चुअल में उस टेबल की मैं एग्जांपल आपको बता रहा था जो अभी थोड़ी देर पहले जिसकी हमने डिस्कशन की। ठीक है, तो आप फिलहाल फोकस इस एग्जांपल के ऊपर ही करें, और जो है आपको पता होना चाहिए कि किस तरह अगर हमारे पास ये वैल्यू अगर जो है EI कितने 24 दिए हुए हैं या 50 दिए हुए हैं, 25 दिए हुए हैं, तो उसको हमने किस तरह से मल्टीप्लाई करके फंक्शन पॉइंट काउंट करना है, किस तरह से EO को मल्टीप्लाई करना है, किस तरह से EQ को, ILF को, ELF को। तो ये 5 ही हमारे पास जो है फंक्शन पॉइंट की जो है वो कैटेगरीज है। ठीक है, तो इनको काउंट करने के बाद फिर आपने UAF फाइंड करना है। UAF का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपने डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो उसको अलॉट करना है 0 to 5। ठीक है, उसके बाद जो है आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी पेश आ सकती हैं। फंक्शन पॉइंट एनालिसिस के अंदर हैज बीन क्रिटिसाइज्ड एज नॉट बीइंग यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ। अब ये हर तरह के सॉफ्टवेयर के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, कुछ एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई हो सकता है, कुछ के ऊपर नहीं हो सकता। FP matrices are derived from a set of steps, rules and formulas so that they are algorithmic matrices and so have these problems। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसके डिफरेंट इश्यूज आ सकते हैं। द फंक्शन पॉइंट डेफिनेशन itself has not been clarified and has generated some confusion।
among both practitioners and academics। ठीक है, तो वो लोग अभी इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं इसको यूज कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं यूज कर रहे। व्हाट इज द मैट्रिक इफ इट इज ओनली अ नंबर, कि अगर हमारे पास है ही जो नंबर तो हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। FP was originally designed to be applied to business information system application, यानी कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है या वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, तो उनके लिए जो है ये जो है सूटेबल मॉडल है उसकी जो है कॉस्ट को मेजर करने के लिए। सो द डेटा डायमेंशन वाज एम्फसाइज्ड, सो FPA वाज इनएडिक्वेट फॉर मैनी इंजीनियरिंग एंड एनर्जी सिस्टम। ठीक है, तो यानी कुछ एप्लीकेशंस के लिए ये फिजिबल नहीं है, इस तरह के इंजीनियरिंग है और आपके एनर्जी सिस्टम। अच्छा जी, बस यहीं पर ख़त्म करते हैं आज का हमारा लेक्चर। ओके जी, बच्चों, अल्लाह हाफिज़।